नमस्कार, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी जयबीर टैक्सी ड्राइवर की है। जयबीर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के पास के रहने वाले। ये जो घटना इनके साथ बनी थी ना, साल था 2003 का। जयबीर टैक्सी जो चलाते थे ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उम्र लगभग 25 साल की थी उस समय में। और लगभग 3 साल से ही वो टैक्सी चलाने का काम कर रहे थे। और उससे पहले उनका परिवार जो था, अब थोड़ा गरीबी में जी रहा था। पढ़ाई तो कर नहीं पाए। थोड़ा बहुत जो पढ़ाई कर सके थे, 8वीं 10वीं तक, वो ही कर लिए थे। और इसके बाद घर की जो गरीबी थी ना, वो पढ़ाई करने नहीं दे रही थी। मजदूरी किए, कुछ और काम किए। जो जिस काम से पैसा मिल सकता था, वो जयबीर ने किया था। कोई काम ऐसा नहीं जो ना किए हों। सड़क बनाने से लेकर के हर काम में मजदूरी किए थे। और लास्ट में आकर के टैक्सी ड्राइवर बने थे। उनका जो सपना था ना, कि खुद का अपना कोई टैक्सी हो जाए, क्योंकि टैक्सी ये भाड़े पर चला रहे थे। और रोज़ का भाड़ा शाम को देना होता था जिस गाड़ी का मालिक को। अगर एक या 2 दिन भाड़ा रुक जाए ना, तो टैक्सी छीन लेता था। और फिर एक तरह से बेरोजगार हो जाते थे जयबीर। मजदूरी करते थे जाकर के। जब टैक्सी का भाड़ा देने लायक पैसा कमा लेते थे, और तब जाकर के सेठ को पैसा देते थे, और तब उनको टैक्सी देता था। और इस चीज़ से बहुत दुखी थे कि काश मेरे पास में अपना खुद का टैक्सी होता तो मैं बहुत खुश होता। मेहनत करता, मैं काम करता। सबका अपना अपना अब होता है मंजिल पाने का तरीका। आप जो जयबीर थे ना, बहुत दुखी थे। सोच रहे थे काश ऐसा कुछ साधन मिल जाए जिससे मैं शॉर्टकट में अमीर बन जाऊं। ऐसा कोई रास्ता मुझे दिखे, वो मैं करने के लिए तैयार हूं, चाहे उसमें कितना भी जोखिम क्यों ना हो। जोखिम का मतलब ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहते थे कि कोई चोरी डकैती, ऐसा कुछ गलत काम आप वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन रास्ता कोई न कोई ऐसा ढूंढते थे कि जिससे आराम से पैसा कमाया जा सके। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब तक वक्त नहीं आता, कुछ होता नहीं। और जयबीर जी आप भगवान को भी मानते थे, भूत प्रेत पर विश्वास भी करते थे, लेकिन कभी भूत प्रेत को अपने सामने कभी देखा नहीं था। और ना वो देखना चाहते थे, क्योंकि डर लगता था उनको। अब टैक्सी चला करके वो थक जाते, घर आते ना, तो एक पौवा दारू का जरूर मारते थे। जयबीर जी का कहना ही है। चलिए, ये तो इनका छोटा मोटा परिचय मैं बता दिया हूँ। अब हम चलते हैं मेन कहानी में। ये कहानी जयबीर जी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जयबीर है। मैं टैक्सी ड्राइवर। आपने मेरा परिचय तो जान ही चुके हैं। मैं खुद अपना एक टैक्सी लेना चाहता था। मैं रोज रोज के चिक चिक से थक गया था। अब हर रोज इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि मैं टैक्सी का भी किराया चुकाऊं और अपना घर का खर्चा भी चलाऊं। दोनों में से कोई एक ही हो पाता था। मैं अपने मालिक को समझाता था कि अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिन आ जाता है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। अब मालिक गुस्सा हो जाते थे कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। और वो भी पैसा एडवांस में लिया करते थे, एक दिन का किराया। और तब मुझे टैक्सी दिया करते थे। अब मैं ऐसा कोई साधन ढूंढ रहा था, कोई रास्ता का तलाश कर रहा था, जैसे मैं
रास्ते से कुछ कमा सकूं अलग से। चोरी चकारी का रास्ता मैं कभी नहीं अपनाया। मैं मेहनत मजदूरी बहुत किया, लेकिन उसमें मैं पैसा नहीं कमा सकता था। बस उतना ही पैसा कमा सकता था कि मेरे परिवार की दाल रोटी चल जाए। 25 साल की उम्र थी मेरी। अब घर वाले भी चाहते थे कि मैं पैसा जोड़ूं और इसके बाद मेरी शादी हो, लेकिन मैं सोचता था कि मेरी जो छोटी बहन है, 2 साल के बाद मैं उसकी शादी करूं और इसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचूं। और यही मैं सोचता रहता था हमेशा, टैक्सी चलाते हुए, रास्ते में चलते हुए। मैं अपने ठिकाने पर आ चुका था, जहाँ पर मैं अपनी टैक्सी शाम के टाइम या सुबह के टाइम खड़ा करता था। कहीं से भी सवारी छोड़ के आता और उसी जगह पर अपनी टैक्सी लगा देता था, क्योंकि उस जगह पर 3 कॉलोनी थी और 3 कॉलोनी में कोई ना कोई सवारी मुझे मिल जाती थी। रात के 9-10 बजे तक मैं काम करता था और इसके बाद सुबह से मैं 6 बजे निकला होता था और 10 बजते बजते शरीर में थकान हो जाती थी। और फिर मैं चाहता था कि घर जाऊं, खाना पीना खाऊं, एक पौवा मारूं और आराम से लेट जाऊं। सुबह ही मेरी आंख खुलती थी, इतना मैं थक जाता था। और वैसे ही वो शाम को मैं जब अपना स्टैंड पर आया तो वहाँ पर कोई भी टैक्सी कोई खड़ी दिखाई नहीं दी। मतलब जितने वहाँ पर खड़े होते थे 10-15 टैक्सी सब भाड़ा लेकर के जा चुके थे। अब रात का टाइम था, 9 साढ़े 9 का वक्त हो रहा था। अब मैं भी सोचा कि चलो थोड़ी देर इंतज़ार कर देते हैं, कोई आसपास का अगर मिल गया चक्कर तो मार दूंगा और नहीं तो अपना घर चल पड़ेंगे। मैं टैक्सी में बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा था सवारी का, क्योंकि अब 9:30 का वक्त हो चुका था। आज जो सवारी मिलनी थी 10 बजे के आसपास मिल जाती तो ठीक था, नहीं तो मैं तो निकल लेता। कुछ देर के बाद सवारी आती हुई दिखाई दी। दोनों औरतें थी, एक जवान थी और एक वो भी जवान थी, लेकिन वो शादीशुदा लग रही थी। मतलब एक कुंवारी और एक शादीशुदा लड़की महिला हमारे टैक्सी के पास आ रही थी। उनके हाथ में 2 थैले थे, एक तो बड़ा था और जवान लड़की के हाथ में एक छोटा थैला था। मतलब ये आसपास की सवारी होगी। मुझे लगा कि कहीं रिश्तेदारी में आई थी, अब वापस अपने घर जाने वाली है। चलो 100-200 रुपये मैं कमा लूँगा। यही सोच के मैं टैक्सी से नीचे उतर गया। जब वो मेरे टैक्सी के पास पहुंची तो पहले मुझे अच्छी तरह से घूरना शुरू किया, नीचे से ऊपर तक। फिर मेरी टैक्सी पर निगाह हमारी। मैं तो देख करके थोड़ा हैरानी हो रहा था कि भाई इनको अब टैक्सी लेना है कि ड्राइवर को बुक करना है। मुझे इतना क्यों घुर घुर के देख रही थी। जो शादीशुदा महिला थी ना, वो ज़्यादा ही घूर रही थी। मुझे रहा नहीं गया। मैं पूछ ही बैठा कि अरे मैडम जी, ऐसा क्या देख रही हैं आप मुझे? कहाँ जाना है आपको, वो तो बताइए। वो कुछ बोली नहीं, अभी भी मुझे घूर रही थी। फिर दोनों लड़कियां, मतलब एक जो शादीशुदा थी और एक कुंवारी, आपस में बात करने लगी बहुत धीमी आवाज़ में। मुझे लग रहा था कहीं ये डर तो नहीं रही है, क्योंकि मैं जवान था और रात का वक्त था। मैं सोचा कि छोड़ो, अब इनसे मुंह क्या लगना है, अगर चलना है तो चलेंगी और नहीं तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, मैं अपने घर चल दूंगा। लेकिन जो शादीशुदा महिला थी ना, मेरे नज़दीक आ गई। कहने लगी कि मैंने आपको इस स्टैंड पर कभी देखा नहीं है। मैं थोड़ा हैरान था। मैं तो लगातार 3 साल से इसी स्टैंड पर रहता हूँ। मैं बोलने लगा कि मैडम जी, मैं 3 साल से इसी स्टैंड पर रहता हूँ। हाँ, आपको भी मैं पहली बार देखा। हो सकता है कितनी सवारियाँ आती हैं और कितने यहाँ ड्राइवर होते हैं, हो सकता है कि आपने मुझे ना देखा हो ना मैं, आप ऐसा कुछ हुआ होगा। बात मैंने ख़त्म करना चाहा। तब वो कहने लगी
कि खाली हो? यानी कि हाँ जी, तभी तो आपसे पूछा जाना कहाँ है। वो फिर मुझे घूर के देखने लगी। उसका घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शादीशुदा महिला थी और इस तरह घूर रही थी ना जिसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। अब मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके साथ बात करके भी एक आवाज़ उसकी बड़ी अलग थी। औरतों की आवाज़ में मिठास होती है, लेकिन वो मिठास उसमें नहीं थी। हाँ, वो जो कुंवारी लड़की थी उसमें वो सारी चीज़, वो खूबियाँ सारी भरी हुई थी। और फिर वो कहने लगी कि देखो, हमें जाना तो दूर है। मैंने कहा कि कहाँ जाना है, कितना दूर है? कहने लगी कि देखो, हम चाहते हैं कि आपको टैक्सी को सारी रात के लिए बुक करें। मैंने पूछा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? तब कहने लगी कि 2 घंटे का सफ़र है और वहाँ पहुँचना है और कुछ काम करना है, फिर हमें वापसी सुबह तक आ जाना है। आप बताओ कितना लोगे? मैं सोचने लगा कि सारी रात का काम बता रही हैं। फिर मैं सोच करके कुछ ज़्यादा ही किराया बता दिया। चलो इतना बता देते हैं। जब मैं वो किराया बताया ना तो चौकी नहीं। कहने लगी कि ठीक है, हमें मंजूर है। और इसके बाद वो जो जवान लड़की थी ना, वो कहने लगी कि ड्राइवर जी, आप डिक्की खोल दीजिए, हम सामान रखेंगे। मैं डिक्की खोल दिया, सामान रख दिए। अब वो पिछली सीट पर दोनों को दोनों बैठ गई। अब फिर मैं अपने सीट पर आ बैठा। गाड़ी को स्टार्ट करते कहने लगा कि कम से कम ये तो बता दीजिए कि जाना किधर है। तब वो एक जगह का नाम बताई और वो जगह जो थी वाकई 2-2.5 घंटे की रास्ते पर थी। मैं ऐसे ही पूछ लिया, क्या आपका वहाँ कोई रिश्तेदारी है या कोई काम है, वहाँ पर किसी से मिलना है? तब वो शादीशुदा जो महिला थी थोड़ा भड़क गई और कहने लगी छोड़िए ना, आपको क्या करना है, हमारा काम है ना, हम तो रात भर के लिए आपको टैक्सी को बुक किए है ना, पैसा दे रहे हैं ना आपको। मैंने बोला मैडम, आपने टैक्सी बुक किया है, खरीदा नहीं है। मेरा पूछना फर्ज है, मैं इसलिए पूछा। चलिए, ना बताना आपका काम है। मैं एक तरह से उस औरत से नाराज हो चुका था और फिर उस रास्ते पर मैं चल पड़ा। मैं जानता था कि सवारी कई तरह की होती है। कोई मीठी आवाज़ में बात करती हैं, कोई हंस के बात करती हैं और कोई इनकी जैसे भी होती है जो हमेशा गुस्से में ही रहती है। और ये वही महिला है। हाँ, इनकी साथ में जो कुंवारी लड़की थी शायद ननद होगी या बहन होगी, दोनों में से कोई होगी, लेकिन उसका स्वभाव, बात करने का अंदाज, बोलने में मिठास, सब कुछ था, इस औरत में नहीं था। अब मन ही मन भनभनाता हुआ मैं टैक्सी चलाता रहा, चलता रहा। करीब करीब मैं 1.5 घंटा का सफ़र तय कर चुका था। मुझे लग रही थी अब भूख, क्योंकि मैं इस टाइम में घर में पहुंच जाता था, खाना वाना खा के पौआ मार करके आराम से सो जाता। मैं देख रहा था दाएं बाएं कि कहीं ढाबा वो दिखाई दे, मैं रोकूं और तब खाना खा के चलूँगा। जब मैं दाएं बाएं देख रहा था ना, तो फिर औरत वो बोल पड़ी, क्या देख रहे हो ड्राइवर साहब? मैंने बोला जी, भूख लगी है, ढाबा का तलाश कर रहा हूँ। तब वो कहने लगी, अरे इस रोड पर इतनी रात को ढाबा नहीं खुलता है, हमारे पास है कुछ खाने को, अगर आप कहोगे तो हम दे सकते। मेरी तो उससे लड़ाई हो गई थी। अब वो खाने को ऑफर कर रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इस रोड पर आता जाता हूँ, मुझे पता है कहाँ ढाबा होगा, अगर खुला मिल गया तो मैं खाना खा लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अब अपना खाना संभाल कर रखिए, मुझे उस खाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दूसरे के घर का कभी खाना खाने का कोशिश भी नहीं करता है, ना जाने कैसा खाना हो, कौन सा तेल में बना हो। अब मैं
यही सोच करके थोड़ा डरता भी था कि मेरी माँ बताया करती थी कि बेटा पानी तो ज़रूर पी लेना, लेकिन खाना किसी के घर के खाने की कोशिश मत करना। कई लोग टोटका करते हैं खाने में, उससे आदमी की तबीयत खराब हो जाता है, कई बार बीमारी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं डरता था किसी घर का भोजन करने में। मैं होटल ढाबा का तलाश करता रहा और आखिरकार मुझे एक ढाबा अब मिल चुका था। मैं खुश हो गया अंदर से। मैं ढाबे पर जाकर रुका, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। ढाबा में तो लाइट अच्छी तरह से चमक रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया ना, तो पूरा बर्तन भाड़ा खाली पड़ा था। और ढाबा का मालिक कहने लगा कि भैया जी, खाना ख़त्म है, अब कुछ नहीं है, अब तो कल ही मिलेगा। मैं समझ लिया कि मेरी आज की किस्मत खराब हुई पड़ी है। और तब वो जो जवान लड़की थी, कुंवारी लड़की, वो कहने लगी कि ड्राइवर जी, आप देखिए ना, मेरे पास में खाना है, आपको भूख लगी हुई है, मैं देख रही हूँ आप बेचैन हैं, तो मेरे हाथ का खाना बना हुआ है, आप खा के देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बोलने का तरीका, अब मीठा व्यवहार, अब मैं मान चुका था। कहने लगा कि आप लाइए, अगर आपके पास में है तो चारपाई है, टेबल है, कुर्सी है, इससे बढ़िया और कौन सी जगह मिल सकती है। अब फिर अपना छोटा बैग डिक्की से निकाल ली और मैं तो बैठ गया था। ला करके एक पॉलीथीन दे दिया। मैंने देखा उसमें पराठे थे, आलू के, अचार था और कुछ मिठाई भी था। खाना ज़्यादा ही था, लेकिन उस टाइम मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी और पराठे भी बड़ा स्वादिष्ट बने हुए थे, साथ में अचारे और मिठाई। अब खाने का मज़ा ही अलग हो चुका था और वो भी खूबसूरत लड़की का हाथ का स्वाद ही डबल हो चुका था। मैं भर पेट खाना खाया, पानी पी करके आत्मा को शांति मिली, भूख खत्म हो गई थी। इसके बाद मैं थोड़ा देर चहलकदमी करता रहा, पराठे को अब पचाने लगा था। 10 मिनट करीब हो चुका था, तभी वो शादीशुदा महिला, अब मैं उसको भाभी जी कह सकता हूँ, वो भाभी जी लगती थी। अब वो भाभी जी मुझसे अब जवाब करने लगी, अरे ड्राइवर जी, कितना टाइम लगाओगे, भोजन तो हो चुका है, चलिए ना, लेट हो रहा है। मैंने कहा बस 2 मिनट जी, इसके बाद हम चल रहे हैं। मैं देख लिया कि उसका बर्ताव मेरे प्रति ठीक नहीं था। अब उलझना नहीं चाहता था। ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसके रास्ते पर चल पड़ा। आधी रात के वक्त में हम उस स्थान पर, जगह पर पहुंच गए थे जिस गांव का नाम उसने बताया था, और गांव मेन रोड पे ही था। जब हम उस गांव में एंट्री कर गए ना, तो मैं अब देख रहा था कि वो बताएगी कि किस गली में जाना है, किधर मुड़ना है। अब मैं आगे देखता हुआ अब गाड़ी का स्पीड स्लो कर दिया था। लेकिन वो दोनों लड़कियां पीछे सीट पर बैठी हुई शांत दिखाई दे रही थी। अब मैं गांव जब पार करने लगा, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि मैडम जी, आप तो इसी गांव का नाम बताई थी ना, ये गांव तो आ चुका है, अब कहाँ जाना है। वो कहने लगी, ड्राइवर जी, अब इस गांव को पार करके अब मैं आपको रास्ता बताती हूँ और उसी रास्ता पे चलना। मैं अब क्या करता भाई, अब सारी रात के लिए मेरी टैक्सी बुक थी और ऊपर से लेडीज सवारी, अब बहस करना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं था। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर अब चल रहा था। अब मेन रोड से एक पतली रोड पर आ चुका था। ना जाने वो रोड कहाँ जाती होगी, ज़रूर आगे कोई गांव होगा, तभी तो रोड बना हुआ था। और उस रोड पर मैं उतर चुका था। अब थोड़ा दूर चलने के बाद, करीब 2 किलोमीटर के बाद में, वो भाभी जी कहने लगी कि एक दाहिने साइड में एक मोड़ आएगा, सड़क आएगी, ऐसी सड़क होगी, उस पर मोड़ लेना आप। अब मैं उसके बताए रास्ते पर चल रहा था। उस सड़क पर मैंने मोड़ ले लिया। थोड़ी देर चलने के बाद अब मुझे नदी दिखाई दी। नदी का पुलिया
अब फिर वो भाभी जी कहने लगी, बस इस पुलिया के पास में आप गाड़ी रोक दीजिए। मैं हैरान था, ना तो वहाँ कोई गांव ना कोई बस्ती, बिल्कुल सुनसान इलाका और आधी रात का वक्त। और दो जवान लड़कियां, एक कुंवारी और एक शादीशुदा, ये क्या करने आई भाई इस वक्त में? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा था। मुझे कोई कह रहा था कि तू बहुत खतरे में फंस चुका है। अब मैं वाकई में भूत प्रेत से बहुत डरता था, लेकिन ये दोनों लड़की जीती जागती इंसान थी, भूत प्रेत तो थी नहीं। अगर इनको डर नहीं लग रहा तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं अपने आप को संभालने लगा था कि डर मत जयबीर, डर मत। ये लड़की होकर नहीं डर रही है तो तू तो जवान लौंडा है, तुझे किस बात का डर है? अब आराम से अपनी सीट पर बैठा रहा। और तब भाभी जी कार से उतर गई, डिक्की खोलने का आदेश दिया, डिक्की खोल दिया, दोनों थैला निकाल लिए। वो कुंवारी लड़की अपना छोटा वाला थैला और भाभी जी बड़ा वाला थैला। और इसके बाद भाभी जी और कुंवारी लड़की मेरी ड्राइविंग सीट के पास पहुंच गई। और फिर भाभी जो हमेशा गुस्से में मेरे से बात करती थी, अब तो मीठी मुस्कान बिखेर रही थी। कह रही थी कि ड्राइवर जी, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे डर तो लग रहा था इस अनजानी जगह पर, वो भी आधी रात के वक्त में। लेकिन मैं अपना दिल का एकदम कड़ा किए हुए था। अब मैं वैसे ही झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहना, अजी किस बात का डर? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। मैं झूठी शान बिखेरती अपना। और जबकि मुझे भूत प्रेत डायनों से इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं हौसला अपना काबू में रखा था। तब भाभी जी बोली, आप कुछ पीते खाते भी हो? मैं चौंक कर देखने लगा, क्या मतलब? मैंने बोला, क्या मतलब है जी आपका? खाना तो मैं खा चुका हूँ, अब क्या मतलब है? और तब अपने बैग से एक दारू का बोतल निकाल के दिया। इसका शौक रखते हो ना? अब दारू देख कर तो मेरे मुंह में पानी आ चुका था, और ये वक्त तो मेरा पीने का ही होता था, और आज मैं इस जगह पर फंसा हुआ था। मैं बोला, जी आपके पास में दारू, क्या मतलब है इसका? कहने लगी, मुझे पता था कि जो भी ड्राइवर भाई मिलते हैं ना, दारू का शौकीन तो होते हैं। अब मैं इसलिए साथ में दारू लाई थी, क्योंकि रात भर का काम है, आप कब तक बोर हो जाओगे। इसलिए मैं सोच के दारू का बोतल रख लिया था कि आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मैं दारू देखा, मेरे ही ब्रांड का था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं उस दारू को हाथ में पकड़ लिया और कहने लगा, जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप यहाँ पर करने क्या आई हो? अब दोनों लड़कियाँ एक साथ में थी, भाभी जी और कुंवारी लड़की। और तब भाभी जी मुस्कान, अब जो था मीठी मुस्कान उनकी थी। आप वो लड़ नहीं रही थी, बड़े प्यार से मीठी आवाज़ में बोल रही थी, अरे क्या बताऊं ड्राइवर साहब, तुम्हारे जो भैया है ना। मैंने कि कौन भैया जी? अरे तुम समझे नहीं, मेरे पति अब ऐसे एक जाल में फंस गए हैं कि उनको अब जाल से निकालना है। मैंने बोला, कैसी जाल में, कैसे फंसे हैं? आप फिर कहने लगी, अरे ड्राइवर भैया आप भी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो कुछ जादू टोना में फंसे हुए हैं, और वो जादू टोना का काट के लिए हम इस जगह पर आए हैं। अगर हम पूजा कर लेंगे ना तो वो जादू टोना टूट जाएगा। भैया हमसे खपा रहते हैं, हमेशा दारू पीते रहते हैं, उन पर कोई जादू टोना कर रखा है, और उसकी काट करने के लिए हम इस जगह पर आए हैं। रात को पूजा करेंगे और सुबह निकल लेंगे। जब मैं सुना ना तो दारू की बोतल मैं उल्टा उनके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा कि मैडम जी, ये पकड़िए दारू की बोतल और मेरा दीजिए किराया,
हाँ मैं निकलूँगा, बेशक आप आधा ही देना, लेकिन मैं इस जगह पर रुकूंगा नहीं। जब मैं ये बोला ना, तो औरत जो भाभी जी थी एकदम चुप हो गई। चेहरा एकदम ऐसा हो गया था कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने ऐसा उम्मीद नहीं किया होगा कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। दारू का बोतल उनके हाथ में पकड़ा दिया। अब मैं बोल पड़ा कि मुझे रुकना नहीं ऐसी जगह पर। और फिर भाभी जी मुझे मनाने लगी कि ड्राइवर जी मेरी बात मानिए, हम भी तो लड़कियां हैं ना, जब हम नहीं डर रहे हैं तो आपको डरने का आवश्यकता क्या है। मैं कहने लगा जी मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे जगह पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता जहाँ पर जादू टोना कुछ तंत्र मंत्र का काम चल रहा हो। उस जगह पर मैं रुकता ही नहीं। और तब भाभी जी मुझे पैसों की लालच देने लगी। अब वो पैसा 1000 रुपये से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में 5000 तक आ गई थी कि 5000 पूरा दूंगी, आप यहाँ पर रुके रहोगे, जो किराया है वो तो अलग ही रहेगा, बस आप इस जगह पर रहो। और इसके बाद हमारा जो पूजा पाठ खत्म होगा तो हम चल पड़ेंगे, हमें यहाँ कौन सा रहना है। मैं बड़ा गंभीर मामले में फंसा हुआ था। मेरी माँ की बात याद आ रही थी कि बेटा ऐसे कभी जाल में किसी के मत फंसना। लेकिन मैं अब ये दोनों लड़की जब डर नहीं रही थी तो मुझे डरने की आवश्यकता थी। और ऊपर से 5000 और दारू का बोतल, लालच तो आ गया था। अब फिर मैं कहने लगा कि कब तक आप चलेंगे। दारू का बोतल अब पैसा नगद देख करके मेरा ईमान अब डोल चुका था। अब फिर कहने लगे कि हम 4 बजे के आसपास निकल लेंगे, हम जितना जल्दी होगा पूजा करेंगे और इसके बाद हम वापसी चले जाएंगे। मैंने पूछा कि ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप पूजा पाठ करेंगे। फिर भाभी जी धीरे से बोली, शमशान है यहाँ पर। और मैं तो शमशान का नाम सुन करके ही डर चुका था। लेकिन अब पैसा और दारू की बोतल ऊपर से किराया मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया था। और वही मैं कहा कि भाभी जी जितना जल्दी हो सके आप ये काम को निपटा दीजिएगा, मैं आपको इसी टैक्सी में मिल जाऊंगा आराम से बैठा हुआ। और इसके बाद दोनों औरतें अब वो शमशान की ओर चल पड़ी थी। मैं देख रहा था वहाँ रोशनी थी और उसी रोशनी की तरफ वो चलती जा रही थी। और मैं अपना टैक्सी में बैठ करके अब कभी दारू के बोतल को देखता और कभी उन पैसों को जो मुझे नगद 5000 मिले थे। और ये पैसा मेरे लिए बहुत कीमती था और मैं उस पैसे को बड़ा संभाल कर रखा। और इसके बाद मैं सोचा कि जब दारू की बोतल आ ही चुकी है और अभी तो हमें यात्रा भी नहीं करना है, अभी तो 4-5 घंटे की देरी है। मैं इतना तो समझ गया था, क्यों ना 2-3 पैग मार करके आराम से पसर कर टैक्सी में सो जाऊं। और यही सोच करके मैं दारू अब गिलास में ढारने लगा था। गिलास चखना तो मेरे बैग में ही पड़ा रहता था। और इसके बाद मैं लगातार 3 पैग जब लिया, सरूर चढ़ चुका था। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो भीतर का डर था ना, जो मैं भूत प्रेत से डरता था, जादू टोने मंत्र से, और वो डर मेरा गायब हो चुका था। अब मैं अब उस तरफ देखने लगा कि जिधर वो औरतें गई हुई थी। थोड़ा फासला जरूर था, पतला रास्ता था, नदी का किनारा था, पुलिया था। और मैं सोचने लगा कि चल कर देखा जाए आखिर ये दोनों औरतें कौन सी पूजा कर रही हैं, क्या कर रही हैं। मेरा डर तो दारू पी के अब छू मंतर हो चुका था। शरीर में एक ताकत सी आ चुकी थी। और इसके बाद मैं टैक्सी को लॉक किया और फिर आराम आराम से चलता हुआ उसी रास्ते पर बढ़ता गया जिधर रोशनी दिखाई दे रही थी, जो शमशान घाट था। मैं जब वहाँ पहुँचा ना, तो मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, नशे में था और नशे में हौसला बढ़ा हुआ था। इतना नहीं पी रखा था कि मैं अपना होश हवास गुम करूं, बस
नशे का सरूर था और उस नशे के सरूर से मैं आगे हिम्मत करके बढ़ता जा रहा था। अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। जब शमशान में पहुंचा ना तो मैं देखा एक जगह पर दीपक जल रहा है और वो भाभी जी अब एक जगह पर बैठी हुई हैं और वो जो कुंवारी लड़की थी उनके सामने बैठी हुई है और वहाँ पर फूल माला नारियल और दारू का बोतल पता नहीं क्या क्या उस जगह पर रखा था। दोनों आंख बंद करके जैसे ध्यान में डूबी हुई है। मैं दूरी से देख रहा था। एक जगह था जहाँ मैं आराम से छिप करके सारी कारगुजारी उनका देख रहा था। वो मुझे देख नहीं सकती थी क्योंकि वो जगह अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं वहाँ खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था कि किस तरह का पूजा हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधा घंटा और बीत चुका था। मैं देख रहा था कि दोनों औरतों का, लड़कियों का आंखें बंद था, हाथ जुड़े हुए थे, अपने अपने गले में फूलों का माला भी डाल रखी थी और वहाँ पर फूल बिखरा हुआ भी था। एक लाइन में गोल घेरा जैसे बनाया गया था वैसे फूल उस पर बिखरा हुआ था। मतलब फूल से ही एक गोल घेरा बनाया गया था। मैं उस अंधेरे में खड़ा बस देख रहा था कि आखिर इस पूजा से क्या होने वाला है, क्या चीज़ निकलेगा इसमें, कैसे वो जादू टोना उनका पति का टूटेगा। और मैं यही सब चीज़ को ध्यान कर रहा था। दोनों लड़कियां अपनी जगह पर अभी तक मौजूद थी और अचानक ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे आंख पर ढक दिया हो अपना हाथ। ये सब अचानक तेजी से हुआ था, जैसे किसी ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख के बंद कर दिया, आंखें ढक दिया। अब मुझे खींचता हुआ दूर लेके जा रहा है। अचानक ये सब हुआ ना तो मैं नशे में जो था ना, नशा मेरा उतर चुका था। मैं उसके बंधन से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा कि भाई कौन मुझे खींच के ले जा रहा है, अचानक कौन मुझे ये कर रहा है सब। सही मायने में दिल का धड़कन मेरा बढ़ चुका था। मैं बेहद डरा हुआ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा मुंह तो किसी ने हथेलियों से बंद कर रखा था। मैं देख भी नहीं पा रहा था, वो आँख में मेरी बंद हो चुकी थी। मैं जैसे हवा में उड़ता हुआ अब ना जाने किधर जा रहा हूँ। कोई मुझे हवा में उठा करके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैं अपना हाथ पैर झटक रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब फिर मुझे एक जगह पर बड़ी बेदर्दी से किसी ने फेंक दिया। जैसे ही फेंका ना, मेरे शरीर में चोट तो बहुत लगी। ऐसा लगा कि कमर की हड्डी कहीं टूट न गई हो। पूरा एक दर्द का लकीर मेरे चेहरे पर आ चुकी थी। मैं चीख पड़ा था। तब मैंने जब आँख खोला कि आखिर कौन हो सकता है जो मेरे साथ में ये सब किया है, तब मैं हैरान होकर के देखता रह गया। एक 7-8 फीट की लड़की थी, लाल कपड़ों में एकदम दिख रही थी, नीचे से ऊपर तक लाल पहन रखी थी और उसकी आंख भी अंगारों की तरह लाल दिखाई दे रहे थे और ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगी। मैं उसको देख करके हैरान तो जरूर हुआ कि आखिर ये जवान लड़की ये कौन है भाई। मैं भूत नहीं समझाता उसको, न कोई चुड़ैल समझाता, क्योंकि उसकी शक्ल कोई डरावनी नहीं थी, बस आंखों में लालीपन था और लालीपन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे आया, कौन है ये, मुझे वहाँ से क्यों खींच के ले आई। मैं दर्द से था, अब ज़मीन पर गिरा हुआ दर्द कमर में उठ रहा था और मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की जो मुझे यहाँ तक खींच के ले आई थी ना, मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो कहने उंगली पर, ऐसे मुंह पर, होठों पर उंगली रख करके कि चीखो मत, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हो। और मैं बिल्कुल सहम गया सा। अब वो मेरे समीप आ गई।
कहने लगी, अरे रे रे रे, मैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर से तुम्हें पटक दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दर्द अभी सही कर देती। और उसके बाद मेरा कमर पर हाथ फेरने लगी। कमाल की जादू था उसके हाथों में। मेरा वो दर्द छूमंतर हो चुका था। तब कहने लगी, उठो उठो उठो। मैं उठ करके खड़ा हो गया। उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये लड़की इस जगह पर शमशान घाट में, और भी आधी रात के वक्त, ये कौन है? आइए मुझे वहां से उठा करके क्यों ले आई है। मैं हैरान था। और वो लड़की अभी भी मुझे शांत रहने के कह रही थी कि चुप रहो चुप रहो। आखिरकार मैं कब तक चुप रहता? मैं पूछने लगा कि मैडम जी, आप हो कौन? आप मुझे उस जगह से क्यों उठा के लाएंगे और क्या करना चाहती हो मेरे साथ में? आप हो कौन? तब वो जो लड़की थी कहने लगी कि तुम किस जाल में फंस गए हो। अगर मैं तुम्हें यहां पर नहीं लाती ना, तो तुम जिंदा नहीं बचते। वो दोनों औरतें तुम्हें जो लेके आई है ना, वो क्या समझ रहे हो? वो साधारण लड़की हैं, हड्डी मांस के बने हुए। मैं कहने लगा, हाँ जी, मैं खुद देखा हूं, महसूस किया हूं। तब वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि तुम यही तो चक्कर खा गए हो। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो लड़कियां नहीं है। मैं हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहा था कि ये लड़की क्या बोल रही है। मैंने बोला कि पहले मैडम, आप अपने बारे में बताइए कि आप हो कौन, आप कैसे उनको जानती हैं? आप इस श्मशान में आप कैसे आ गई? कहाँ आपका घर है? कहाँ का रहने वाली हैं? अपने बारे में तो बताइए। आप फिर वो मुस्कुराती रही, मुझे देखती रही। आप कहने लगी कि बुद्धू, अभी तक मेरे को पहचाना नहीं? मैं हैरान था। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको पहली बार देखा हूं, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि आप कौन है? और तब वो कहने लगी कि अरे, मैं एक आत्मा हूं, एक आत्मा। मैं एकदम हैरानी से उसका चेहरा देख रहा था। मैं अपने माँ से सुना था कि आत्मा होती है, और कई अच्छी भी होती है, कई बुरी भी होती है। अब मैं वही फर्क महसूस करने का कोशिश कर रहा था कि आत्मा है तो कैसी वाली है, अच्छी वाली है या बुरी वाली है। शायद वो मेरे मन की बात समझ गई थी। अब फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। अब मैं तुम्हारी भला चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें उन दोनों औरतों से बचा के इस जगह पर लाई हूँ। तुम्हें मालूम है तुम अब वो औरतें तुम्हारे साथ में क्या करने वाली थी? मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो उनको सवारी समझ करके अब बिठा के लाया हूँ। पैसा भी उन्होंने दिया है और मेरी टैक्सी भी बुक की है। अब मेरी, अब लग रहा था कि कॉलोनी के आसपास की है, तभी तो मैं उनको लेके आया था। वो जो आत्मा लड़की थी ना, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी, गहरा मुस्कुराहट। अब कहने लगी कि देखो, अगर मैं सही टाइम पर इस जगह पर नहीं आती ना, तो वो तुम्हें तो ऐसे भी मार देती, चाहे तुम अपने टैक्सी में रहते या तुम कहीं पर रहते। वो इसी काम के लिए तुम्हें चुना था। तुम जवान थे और जवान उनको पसंद था, जवान खून उनको पीना था। मैं हैरान रह गया सुन करके। मैं पूछने लगा कि आखिर वो है कौन? तब उस आत्मा लड़की ने कहा कि वो शैतान चुड़ैल है, और वो अपना वेशभूषा कैसा भी बना सकती है। देखने में वो इंसान लग रही है, लेकिन इंसान नहीं है। मैं वो पराठा खाया था। लड़की ने कहा था कि मेरे हाथ का बना हुआ पराठा है, अब बहुत ही टेस्टी। ऐसा पराठा मैंने कभी खाया नहीं था। अचार भी स्वादिष्ट, अब मिठाई तो गजब की थी। मैं कहने लगा, जी मैं उनके हाथ का खाना खाया हूँ, पराठा खाया हूँ, अचार खाया हूँ, मिठाई खाया हूँ, वो इंसानी हाथों का बना हुआ था। वो लड़की फिर मुस्कुराती, अरे कहने लगी कि अरे वो कुछ भी कर सकती हैं भाई, उनमें वो शक्ति है, पावर है, जो चाहें वो तैयार कर सकती है चुटकियों में। तुम्हें तो फंसा कर लाया गया है। अब तुम्हारा
खेल यहीं खत्म होने वाला था। अब देखो तुम्हें ढूंढ रही होगी, आओ मेरे साथ में, मैं तुम्हें दूर से दिखाती हूँ। वाकई में मुझे अब उस जगह पर लगी जहां से मेरी कार नजर आ रही थी। अब मैं देख करके हैरान रह गया था कि दोनों औरतें, जो कुंवारी थी और जो भाभी जी को मैं जिसको बोल रहा था, अब उनके जो बंधे बाल थे ना, खुल चुके थे और वो हवा में लहरा रहे थे। मैं दूर से देख रहा था कि उनकी आंखों में अब एक चमक सी दिखाई दे रही थी, जैसे उनकी आंखों से रोशनी निकल रहा, और वो हमारी कार के चारों तरफ घूम रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ कहाँ पर। वो आत्मा मेरे साथ थी और धीरे से कह रही थी कि देख रहे हैं ना, वो तुम्हें ढूंढ रही है कि तुम कहाँ गायब हो गए। तुम्हें तो लालच दे करके इस जगह पर बुलाया गया था और तुम लालच में फंस चुके थे। जरा वो पैसा दिखाओ कहाँ पर है। मैंने तो पैसा जेब में संभाल कर रखा हुआ था, और जब मैं उस पैसे को निकालना चाहा तो पैसा तो जेब में था ही नहीं, जैसे हवा हो चुका हूं। तब मेरे शरीर में जैसे खून जमने लगा कि हे भगवान, मैं किसी शैतानी चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था और यहाँ तक आ गया, अपना मौत खुद बुलाने में यहाँ पर आ गया था। सही मायने में मैं कांप रहा था, डरा हुआ था। अब मुझे उस लड़की पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये भी आत्मा थी। लेकिन वो मेरी मन की बात शायद समझ गई और कहने लगी कि नौजवान, डरो मत, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं करूँगी। अब ये सुबह तक ऐसे ही तुम्हें ढूंढती रहेगी और देखना थोड़ी देर में वो गायब हो जाएंगी। तुम्हें जहाँ तक कोशिश है कि वो हर जगह ढूंढेगी, कहीं पर तुम मिल जाओगे ना तो तुम्हारी अब खेल खत्म है। अब तुम मेरे साथ में हो ना, वो ढूंढ नहीं पाएगी, कभी तुमको पा नहीं पाएगी। और वो लड़की मुझे अब एक जगह सुरक्षित स्थान पर ले आई, अब मेरे नज़दीक बैठी गई। मैं उस लड़की का चेहरा, खूबसूरत चेहरा देख रहा था और मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लग रहा था कि एक भूत से तो मैं पीछा छुड़ा चुका हूँ, दो भूतनी से, और तीसरी भूतनी मेरे बगल में बैठी है। कब इसका इरादा बदल जाए और कब ये मेरे साथ में कुछ कांड न कर दे। मैं बेहद डरा हुआ था, लेकिन वो आत्मा लड़की मुझे समझा रही थी कि मुझसे तुम्हारा कोई खतरा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भला करना चाहती हूँ, तुम्हें बचा के इस जगह पर लाई हूँ। अब तुम सुरक्षित हो, डरो मत, मेरे से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं उस लड़की को चेहरा देख रहा था, कितनी खूबसूरत लड़की। अगर ये भूतनी नहीं होती ना तो मैं शायद इससे प्रेम कर बैठता मैं इससे। इतनी प्यारी लड़की थी और वो भी मेरी मन की बात समझ गई और कहने लगी कि जो तुम सोच रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। मैं एक आत्मा हूँ और मैं वैसी आत्मा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारे चक्कर में, अगर मैं जिंदा भी होती ना तो तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और फिर मुस्कुरा दिया। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, और तब तक वो दूसरी तरफ देखने लगी और कहने लगी देखो देखो, फिर वो तुम्हारी कार के पास नजर आ रही है ना। मैं देखा तो दोनों बाल खुले हुए और पूरा हवा में लहरा रहे थे, आंखें चमक रही थी। वो अब अजीब बेढंगे ढंग से अब पैदल चल रहे थे, मेरे कार के आसपास के इलाकों में मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और लड़की अगर उस टाइम मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। और आखिरकार जब सुबह के 4 बज गए ना, तब वो लड़की कहने लगी कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन चलो मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक छोड़ के आती हूँ। और इसके बाद वो कार तक लेके आई। कार में तो मैं बैठा हुआ था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। अभी भी सुबह था, लेकिन इतना सुबह नहीं हुआ था, अंधेरा हर तरफ दिखाई दे रहा था। अब मुझे खतरा
महसूस हो रहा था। लेकिन वो लड़की कह रही थी कि डरने की आवश्यकता नहीं है ना, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अब तुम चलो। इसके बाद मैं कार को स्टार्ट कर दिया था और कार को मोड़ करके वापस जिस रास्ते से आया था और उसी रास्ते से चल पड़ा था। कुछ दूर चलने के बाद जब मेन रोड आ गया तब वो लड़की कहने लगी कि अब गाड़ी रोक दो, मुझे उतर करके अब अपने स्थान जाना है, तुम बहुत प्यारी लड़की हो। मैं उसका शुक्रिया अब करने लगा कि मैडम जी वाकई में आप आत्मा हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब कहने लगी हाँ, कोई तुम्हें शक है? मैं पूछना चाहता था कि आपकी मौत कैसी हुई, कब से आप आत्मा बनी हुई हो? लेकिन वो बहुत जल्दी में थी और कहने लगी नहीं, समय समाप्त हो रहा है, अब तुम अपना कार बढ़ाओ और निकल जाओ। देखो ऐसे चक्कर में कभी मत फंसना। मैं कहने लगा कि मैडम मैं पहचानूंगा कैसे कि चुड़ैल कौन है और इंसान कौन है? तब वो कहने लगी कि मैं कभी कभी तुम्हारे सपने में ज़रूर आऊँगी तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। इसके बाद वो कार से उतर करके दौड़ पड़ी थी अंधेरों की तरफ में। देखते ही देखते अब वो गायब हो चुकी थी। मैं अपना कार जो स्टार्ट था गियर में डाला, अब चल पड़ा था सारी रास्ता उसी लड़की के बारे में और वो दोनों जो आत्माएं थी चुड़ैल, उनके बारे में सोचता रहा कि अगर ये लड़की भली आत्मा मुझे नहीं मिलती तो मैं तो आज वापस नहीं लौटता। इसके बाद मैं अपने घर आ चुका था। मैं माँ को अपना सब कुछ बताया। माँ मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। मैं पूछने लगा कि माँ क्या मतलब है मुस्कुराने का? तब माँ ने कहा कि देख बेटा, अगर वो भली आत्मा तेरे पास नहीं आती ना तो वाकई में जिंदा लौटता नहीं। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं ना कि भली आत्मा का दिल तेरे ऊपर आ चुका है। देखना तेरे सपने में जरूर आएगी, जैसा उसने कहा है। मैं माँ की तरफ देख के कहने लगा, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो एक आत्मा थी, आत्मा थोड़ी हमारे घर पर आएगी, वो तो काफ़ी दूर वो शमशान में रहती है। तब माँ कहने लगी, अरे बेटा उनके लिए चुटकियों का काम है। मैं शर्मा सा गया था। माँ जो ऐसी बात बोली थी ना तो मुझे शर्म सी लग रही थी। माँ ना जाने क्या सोच रही थी। तब कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे मंदिर में लेकर चलूँगी, हनुमान मंदिर में, और वहाँ थोड़ा पुजारियों से मैं तेरा शरीर चेक कराऊंगी कि तुझ पर कोई आत्मा का असर तो नहीं है। इसके बाद माँ मुझे नहला धुला करके हम मंदिर में गए थे। पुजारी जो देखा तो कहने लगा कि नहीं, इन पर कोई साया का असर नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम घर लौट आए थे। रात में जब भी मैं सोता था ना तो उस आत्मा, जो भली आत्मा लड़की थी, खूबसूरत लड़की, उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने तैरने लगता था। मैं सपनों में खो जाता था। वो सही उस लड़की ने बोला था कि मैं तुम्हें सपने में मिलूंगी। मैं सपने में उसके साथ में एक सुनसान जगह पर घंटों बैठा रहता था, उससे बात करता था, उससे पूछता था कि आप आत्मा कैसे बन गई हो, कैसे क्या हुआ था। वो कह रही थी कि अभी वक्त नहीं आया है बताने का, जब वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, एक टैक्सी ड्राइवर की। ये कहानी आपको कैसी लगी जयवीर जी की, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही अच्छी कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।